गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। गुरु कैम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है और आप देख रहे हैं गुरु कैम एकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं आपका अपना अरुण कुमार शर्मा। जो स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी नया वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, शाम के 5 बज चुके हैं और जिन जिन स्टूडेंटों को ऑनलाइन आना है वो ऑनलाइन आ जाइए। मैं देख पा रहा हूँ अभी, फटाफट आ जाइए ऑनलाइन। क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए आज की जो क्लास है जीआईओसी की, उसमें हम डायपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डायपोल मूवमेंट को देखेंगे और फिर आयनिक बॉन्ड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, हर लेवल की पीडीएफ है वहाँ पे क्वेश्चंस की, केमिस्ट्री से रिलेवेंट। और यूट्यूब चैनल पर आप हैं ही अभी। आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज के लिए भी आपके गुरु कैम एकेडमी की ऐप है। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को आप मैसेज कीजिए, मैं बताऊंगा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए तो आप हमारी साइट gurucamacademy.in पर विजिट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अभी फ्री हैं, केवल एक टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज का पेएबल है, नोट इतना ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है आपकी। हाईएस्ट जो है एक साल की वो 999 में आपको मिल जाएगी। बिल्कुल मतलब यूँ कह सकते हैं अपन मार्केट में सबसे सस्ती है। चलते हैं हम डायपोल मूवमेंट की तरफ। देखो इधर आ समझना, डायपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है। डायपोल मूवमेंट का मतलब होता है, अगर अपन केवल डेफिनेशन देखें इसकी, तो दो चार्जों के बीच की डिस्टेंस जो होती है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, आपका डायपोल कहलाएगा। ठीक है कि नहीं, डायपोल मूवमेंट कहलाएगा। और इसका जो मेजरमेंट होता है वो चार्ज जो है सेपरेशन, आप देखोगे ये चार्ज सेपरेशन है। क्या है? चार्ज सेपरेशन। और चार्ज सेपरेशन है वो किस डिस्टेंस के बीच में हो रहा है, ये डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है, वो डायपोल मूवमेंट कहलाता है। ये डायपोल है। ठीक है, अब सवाल ये उठते हैं कि हमें डायपोल की क्या जरूरत पड़ गई, डायपोल तो फिजिक्स का है। तो ध्यान रखिए, जो अपने पास यहां पे कोवलेंट बॉन्ड है, उन बॉन्डों में जो पोलरिटी का मेजरमेंट है, वो पोलरिटी का मेजरमेंट डायपोल मूवमेंट से दिया जाता है कि वो कितना बॉन्ड पोलर है, डायपोल मूवमेंट से दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पोलरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज गिवन इन टर्म ऑफ डायपोल मूवमेंट। क्लियर है बेटा? अब ये ध्यान रखना कि ये जैसे एरो लगाया हुआ है डायपोल का, ये देखो ये डायरेक्शन है ना, और ये देखो ये डायरेक्शन है, तो ये हमेशा लगेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ध्यान रखना, ये डायपोल की डायरेक्शन आपकी क्या लगेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप इसको बोल सकते हो लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो डायपोल मूवमेंट की जो यूनिट होती है वो आपको पता है डिबाई होती है। ठीक है, या कूलाम सेंटीमीटर होता है, या ईएसयू सेंटीमीटर होता है। तो इसको अपन कैसे लिबरेट करेंगे, ये दो जो रिलेशनशिप है वो ध्यान रखना थोड़ा सा। एक तो ये है, एक ये है रिलेशनशिप कि भाई 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.335 इंटू 10⁻13 कूलाम मीटर होता है, और एक डिवाई इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है। अब चलिए देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन डायपोल के बारे में। चलो एक चीज और देख लेते हैं इसमें, आप समझना। अगर मान लीजिए कि भाई ईएसयू और आप बोल दो कूलाम में क्या रिलेशनशिप है, तो आप कैसे जवाब देंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक ईएसयू जो होता है, आप यहां से कैंसिल आउट कर सकते हो, मीटर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 28। कैलकुलेट कर लो इसको, 3335 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
क्लियर है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स अपन चेक कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो यूं है, द ऑब्जर्व्ड डाइपोल, ये न्यूमेरिकल अपने पास है, द ऑब्जर्व्ड डाइपोल ऑफ HCl इज 1.01, द बॉन्ड लेंथ दे रखी है अपन को इतनी, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करवा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल मूवमेंट क्या करता है बेटा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करता है, और उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो कुछ नहीं है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट ऑब्जर्व्ड म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100, इस प्रकार से कैलकुलेट करवाएंगे। अब अपने पास जो है वो ये ऑब्जर्व्ड दिया हुआ है, थ्योरेटिकल अपन को कैलकुलेट करना है। क्या करना है? थ्योरेटिकल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये दे रखा है डब्बाई में, ठीक है, डब्बाई में दे रखा है, तो अपन इसको काय में कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसको अपन डब्बाई में ही लेकर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको ESU और उसमें कन्वर्ट करेंगे। पहले ESU सेंटीमीटर में ले लो, ठीक है कि नहीं है? तो 1.75 है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो गया डिस्टेंस, और इंटू क्या होगा ये 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ठीक है, ये चार्ज होता है बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आएगा 8.48 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब इसको 18 को हटा दो तो ये 8.4 क्या बचेगा, डब्बाई बचेगा, तो यहाँ पे 8.4 लेंगे अपन इंटू 100, तो ये लगभग जो आएगा वो 12% के आसपास आएगा। क्लियर है? यानी कि जो HCl होता है उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितने होते हैं, 12% होते हैं। ये न्यूमेरिकल जो है वो आपको सेल्फ करना है, कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को आंसर बताना है इसका, कि डाइपोल मूवमेंट जो है वो 2.6 इंटू 10⁻13 ESU सेंटीमीटर है, और बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.41 एंगस्ट्रोम है। तो वो ही परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बता रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए मेरे को कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कैलकुलेट करना है आपको? आपको कैलकुलेट करना है केवल थ्योरेटिकल, जिसमें सारा दिया हुआ है, बस वहां पे ESU सेंटीमीटर, यानी कि इसको लेना है 1.41 इंटू 10⁻, हाँ जी, कितना होएगा ये 10⁻8 सेंटीमीटर आ गया, और 4.8 इंटू 10⁻10 ESU में आएगा। तो ये तो आ गया आपका थ्योरेटिकल, और ऑब्जर्व्ड है 2.6 इंटू 10⁻30 इंटू 1.41 सॉरी 100। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आए वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि ए डाइएटोमिक मॉलिक्यूल हैज डाइपोल, इतना डाइपोल है, इट्स बॉन्ड लेंथ दे रखी है आपको, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट ऑन ईच एटम। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, आप समझ लेना आराम से। डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है, आपको ईच एटम पर क्या पूछ रहा है, वो चार्ज पूछ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कितना होगा। तो समझना आम ढंग से कि सबसे पहले अपने को पता है कि इसका डाइपोल मोमेंट 1.2d है, तो ये होता है E इंटू डिस्टेंस, और E की वैल्यू अपन को निकालनी है, वो होती है μ/d। ठीक है बेटा, अब इसकी 1.2 इंटू 10⁻18 ESU हो गया ना ये सेंटीमीटर में, ठीक है, और इसमें हम देंगे 1 एंगस्ट्रोम का मतलब है 1 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, तो ये कट गया। और जो चार्ज आया है इसका वो आया है लगभग 1.2 इंटू 10⁻10 ESU। ठीक है, और एक ESU में आपको पता ही है कितना चार्ज होता है, वो होता है, तो फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कितना आ गया भाई, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज जो है वो आ जाएगा आपका, देखिए 1.2 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10⁻8, ये कैंसिल हो गया, 4 1.25। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक एटम पर तो 0.25 है, मान लीजिए ए और बी दो एटम है, एक पर कितना है 0.25 पर, एक पर पॉइंट चार्ज कितना है आपका चार्ज, वो 0.75 है। ठीक है बेटा, हो गया ये न्यूमेरिकल। ठीक है, अब देखो डाइपोल मूवमेंट के बारे में अपन अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आपको कि किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल यदि डाइपोल मूवमेंट रखता है तो उसमें उसका जो बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो, पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो तो उसका वो डाइपोल मूवमेंट रखेगा।
ये ध्यान रखना। क्या कहा मैंने ये कहा है कि यदि एक मॉलिक्यूल के पास डायपोल मूवमेंट है, एक मॉलिक्यूल डायपोल मूवमेंट रखता है, तो वो डेफिनेट रूप से उसके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल के पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो, पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो तो उसका डायपोल मूवमेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। तो अपन को सबसे पहले देखने होंगे फैक्टर अफेक्टिंग, क्या देखने पड़ेंगे अपन को देखने पड़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डायपोल। तो अपन फैक्टर्स चेक कर रहे हैं बेटा। फैक्टर्स में सबसे पहला जो फैक्टर है वो आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। क्या आता है बेटा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। तो पहला फैक्टर देखेंगे डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका डायपोल ज्यादा होगा। जैसे बात कर लेते हैं HF, HCl, HBr और HI की, ठीक है। और अगर इनके डायपोल की बात करें तो इनका 0.7 होता है, इसका 0.89 D होता है, 1.0 D होता है, 1.9 D होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, 2.1 ये पता ही है आपको, ये 2.1, ये 3.0, ये 2.1, ये 2.9, ये 2.1, ये 2.6। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डायपोल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो है डायपोल जो डिपेंड करता है वो करता है ओरिएंटेशन पे। इसको ढंग से समझना आप, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। 3D ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्डेड एटम, ये इंपॉर्टेंट है, बॉन्डेड एटम। क्लियर है? सबसे पहले दिमाग में ये रखना है आपको, पहला पॉइंट वो ढंग से रखना। क्या है वो पहला पॉइंट? कि ऑल परफेक्ट रेगुलर स्ट्रक्चर्स या ज्योमेट्री, है ना। ऑल परफेक्ट रेगुलर स्ट्रक्चर हैव जीरो डायपोल। क्या बेटा? जीरो डायपोल, डायपोल नहीं रखती वो, ठीक है। अब ये कौन कौन सी है देखो, एक तो लीनियर शेप कोई सी भी हो वो डायपोल मूवमेंट जीरो होती है। एक आपकी ट्राइगोनल प्लेनर है, जैसे इसका तो BCl2 एग्जाम्पल आ गया, जैसे BF3 है ट्राइगोनल प्लेनर है, CH4 है परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, CCl4 है परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। डायपोल मूवमेंट जीरो होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आप देख सकते हो PCl5 है, उसका डायपोल मूवमेंट जीरो होता है। TBP शेप आ गई ना इसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और इसी प्रकार से अपन SF6 के लिए बोल सकते हैं, ये भी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, सबका डायपोल मूवमेंट जीरो होगा। तो जो परफेक्ट स्ट्रक्चर रखेंगे उनका डायपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा? जीरो होता है। अब डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर में बात करेंगे अपन, तो डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर जितनी भी होती है उनका डायपोल मूवमेंट, डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर जितनी भी होती हैं उनका डायपोल मूवमेंट क्या नहीं होता बेटा? जीरो नहीं होता, उनका डायपोल मूवमेंट होता है। चलो मेरे को फटाफट बताइए एक चीज कि H2O और अमोनिया में से किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा? क्लियर है? मेरे को बताइए सबसे पहले, ठीक है। बिल्कुल सही है, बताइए फटाफट। वाटर, बिल्कुल वाटर का होता है। क्यों वाटर का समझना आप, डायपोल मूवमेंट ज्यादा क्यों होता है? ये स्ट्रक्चर है, बिना स्ट्रक्चर कोई भी डायपोल मूवमेंट को जस्टिफाई नहीं करेगा। आप देखिए ये जो लोन पेयर है, आपको बताया था बेंट रूल, कल ही समझाया, परसों समझाया कि यहां पे क्या होगा, लोन पेयर है तो मोर S% करेक्टर है, यानी कि इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। क्लियर है? और जबकि यहां पे जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से है डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डबल जो है वो, ये जो डबल डायपोल है वो सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है। लोन पेयर जो होती है वो सिंगल डायरेक्शन में लेके जा रहा है इसको, देखो। और ये डायपोल को एनहेंस कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये दो लोन पेयरों के कारण इसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? और देखिए और एग्जांपल्स मैं बताते चल रहा हूं आपको। अगर मैं पूछूं कि NH3 और NF3 में से डायपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होगा, तो 90% लोग कहेंगे NF3, लेकिन होता किसका बेटा? NH3 का होता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए ढंग से देख लेना इसको। जबकि ये वाला ये इस प्रकार से
तो इसका डायरेक्शन ये है डायपोल का, और इसका डायरेक्शन भी ये है। तो ये डायपोल को क्या कर रहे हैं बेटा, एक्चुअल में इसको एनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इसको, जबकि ये वाले क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे इसको। तो ये जो रिजल्टेंट डायपोल है इसका क्या होएगा बेटा, डिमिनिश होएगा, और डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अपन चेक करते हैं डायपोल के बारे में। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में डायपोल को अपन चेक करेंगे। देखिए वो कौन कौन से डायपोल है। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बेंजीन जो होती है सिंपल वे में, उसका डायपोल 0 होता है अकेली बेंजीन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं उनका ओरिएंटेशन एंगल आपको चेक करना है। क्या करना है बेटा, ओरिएंटेशन एंगल चेक करना है। अब जैसे ये है, इसका -i होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये -i है, और डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है इनका डायपोल। अब यहाँ पे कैंसिल हो गया तो डायपोल मोमेंट 0 हो गया, ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पे जो डायपोल है वो क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इनके बीच का एंगल कम है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि डायपोल मोमेंट का रिलेशनशिप क्या होता है ओरिएंटेशन एंगल का। देखो ये होता है 2μ1 μ2 कोस थीटा होता है। तो इसका मतलब डायपोल मूवमेंट जो होता है वो थीटा पर डिपेंड करता है, थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो थीटा है ऑलमोस्ट 60 का है, यहाँ पे जो है 120 का है, और यहाँ पे 180 का है। देखो इस कारण से डायपोल मूवमेंट क्या हो गया, 0। तो इसका ऑर्डर ही आएगा डायपोल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मैं CO2 और SO2 की बात करूं तो ऑब्वियसली किसका डायपोल ज्यादा है, SO2 का। क्यों, क्योंकि CO2 तो लीनियर है, इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, इसका नॉट 0 होता है, तो ऑब्वियसली डायपोल किसका ज्यादा होगा, ठीक है। अगर CH2 Cl2 की बात करें तो, और CH Cl3 की बात करें तो किसका डायपोल ज्यादा होगा। बना के देखना, अगर डाउट आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डायपोल अपन चेक कर रहे हैं, डायपोल चेक करेंगे। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH3 लगा दिया जाए, एक Cl ऑर्थो पे है, एक CH3 लगा दिया जाए, एक Cl मेटा पे है, एक CH3 लगा दिया जाए, और एक Cl यहाँ पे है, तो इसकी डायरेक्शन ये आएगी। ये रिलीजिंग ग्रुप है, इस कारण से ये रहेगी। देखो आप, अब कंसेप्ट जो है थोड़ा सा अलग है। इस बार जो डायपोल है वो किसका ज्यादा है, वो इसका ज्यादा है डायपोल, क्लियर है। ऐसे ही मैं अगर CH3 को हटाकर NO2 ग्रुप लगा दूं तो ये कंसेप्ट जो है फिर घूम जाएगा आपका, क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन यूं रहेगा, इसका डायरेक्शन यूं रहेगा, क्लियर है। इसका डायरेक्शन यूं रहेगा और इसका डायरेक्शन यूं रहेगा। अब चेक कर लो NO2 अपन 0 तो नहीं बोल सकते क्योंकि ग्रुप अलग अलग है। रिजल्टेंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि -r होता है इसका, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जैसे ही NO2 ग्रुप लगाऊंगा वैसे ही मेरा जो डायपोल का डायरेक्शन है वो चेंज होएगा, प्लस ऑर्डर भी चेंज होएगा। नेक्स्ट देखिए, अपन देखते हैं एक तो सिस और ट्रांस में। तो आपने देखा होगा कि अगर मैं ये लूँ, ठीक है, सिस 2 ब्यूटेन और एक लूँ ट्रांस 2 ब्यूटेन, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में ये होना चाहिए कि ज्यादातर केसेस में ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 माना गया है। क्या माना गया, ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 माना गया। इस देखो इस डायरेक्शन में डायपोल क्या है, इस डायरेक्शन में डायपोल, ठीक है कि नहीं है। और जबकि इसका डायरेक्शन जो है दोनों का कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए डायपोल 0 होगा, इसका डायपोल ज्यादा है, क्लियर है। अगर मान लीजिए कि इस CH3 को हटाकर मैं Br ग्रुप लगाता हूँ, हैलोजन लगा दिया मैंने, Cl मान लो, Br मान लो, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी इस डायरेक्शन में होगी, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। और जबकि Br का क्या होगा ट्रांस में, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, डायपोल मोमेंट 0 होगा। दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। ये देखिए आप, तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, ट्रांस का सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है, क्लियर है। ऐसे ही अपन मेलेइक और फ्यूमेरिक एसिड में डिफरेंस देख सकते हैं। आप बना लेना स्ट्रक्चर, आप बताना कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके। ये मेलेइक है और इसका जो ट्रांस वर्जन होता है वो फ्यूमेरिक होता है। क्या होता है, फ्यूमेरिक। इसका जो ट्रांस वर्जन है वो क्या कहलाता है, फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, इसका होगा, ठीक है। तो ये तो कहानी थी डायपोल मूवमेंट की, क्लियर है। ये डायपोल मूवमेंट कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आए तो कराना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी जो मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जो अपन बात करेंगे वो आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आयनिक बॉन्ड की। अब नेक्स्ट अपन यही स्टार्ट करने जा रहे हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। देखिए आयनिक बॉन्ड जो होता है
अपन को सबको पता है कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जिसे अपन कुलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, ठीक है। जनरली ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, जनरली ये अपने आप में क्या होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। और जो इन्हीं बॉन्ड के कारण जो होता है आयनिक कंपाउंड, मोस्टली आयनिक कंपाउंड सॉलिड फेज में रहते हैं। काय में रहते हैं बेटा? सॉलिड फेज में रहते हैं। और इन्हीं कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। क्या होता है बेटा? हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये थोड़ी सी जनरल बातें हैं। और आपको पता है कि जो कुलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में पाए जाने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस प्रकार से, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। पता है ये सारी बातें आपको, क्लियर है? डिस्टेंस बहुत कम होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो आयनिक बॉन्ड है उनमें जो होता है, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इनमें जो आयंस होते हैं वो अरेंज होते हैं, वो होते जो अरेंजमेंट होता है आयनों का, अरेंजमेंट ऑफ आयंस है वो स्पेसिफाई होता है, ठीक है। नहीं है जैसे FCC का नाम सुना होगा आपने, BCC का नाम सुना होगा, इनको अपन सॉलिड स्टेट में कंसीडर करेंगे, क्लियर है। तो ये आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड की नेचर मैंने बताई है आपको कि आयनिक बॉन्ड होते क्या हैं। नेक्स्ट जो है, एक जो आयनिक बॉन्ड का क्राइटेरिया है, आयनिक बॉन्ड का क्राइटेरिया है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बताती है आपको। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जो है एग्जैक्ट 1.7 होता है तो 50% आयनिक और 50% कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं बॉन्ड में। और आपको अच्छी तरह पता है कि अगर आयनिक बॉन्ड कहना है तो इसका मतलब ये हो गया कि आयनिक कैरेक्टर उसमें ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, किसकी बजाय? कोवलेंट कैरेक्टर की बजाय। तो आपको अच्छी तरह पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए आपका? 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। वही बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। जनरली ये जो आयनिक बॉन्ड बनता है ये बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। क्योंकि मेटल तो जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो कैटायन बनाते हैं जनरली। और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और ये जो है जनरली नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। अब जैसे आपको पता है डाइपोल जो है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड डाइपोल मूवमेंट ये दोनों मिलकर कोवलेंट को आयनिक की तरफ मूव करवा रही है। कोवलेंट बॉन्ड को क्या बता रही है कि भाई इनके अंदर आयनिक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो वो आयनिक बिहेवियर को बता रही है। जबकि यहां पे एक रूल आता है फजान्स रूल। वो फजान्स रूल ये बताएगा कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, वो कोवलेंट, ठीक है, कैरेक्टर लिख दें बेस्ट रहेगा। तो कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और डाइपोल बताता है, और आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर आपका फजान रूल बताता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड अपने आप में प्योर कोवलेंट नहीं है, उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर होंगे। और कोई भी आयनिक बॉन्ड प्योर रूप से आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं। तो हम ये चेक कर रहे हैं अब कि फजान रूल क्या होता है। देखो आराम सुनना, फजान्स रूल क्या है। इसको फायन रूल अलग अलग नाम से जानते हैं, स्पेलिंग भी अलग अलग है, लेकिन मैं यही लिखता हूं स्पेलिंग, ठीक है। अब ये सही है गलत है वो आप जाने। अब देखिए एक्चुअल में फजान रूल क्या बोलता है। फजान रूल ये बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बिल्कुल सही है, ये कैटायन है और ये एनायन है। एनायन की साइज थोड़ी सी बड़ी होगी, कैटायन की छोटी होगी। अब होगा क्या इसमें कि कैटायन क्या करेगा, कैटायन हैविंग टेंडेंसी
टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। ये क्या करेगा कैटायन, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो, और एनायन भी ऐसा करेगी। एनायन आल्सो हैविंग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन। लेकिन कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो स्मॉल होता है। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन इज वेरी स्मॉल, so anion can't attract their electron cloud। उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या नहीं कर सकता भाई? अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी काम करना है वो कैटायन को करना है, और जो भी इसके अंदर कुछ गड़बड़ होगी वो एनायन में होगी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब गड़बड़ कौन करेगा? कैटायन। गड़बड़ किस में होगी? एनायन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या होता है कि कैटायन जो होता है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने के साथ साथ ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट भी करने में कैपेबल रहता है। देखो, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, लेकिन ये ऐसे डिस्टोर्ट हो जाता है, ओवल शेप हो जाता है ये। ठीक है नहीं? और लास्ट में क्या होगा? एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो कैटायन में पेनिट्रेट कर जाता है। क्या कर जाता है? और ये यहां पे हो गया पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, ऑफ एनायन इनटू कैटायन। और आपको अच्छी तरह पता है कि पेनिट्रेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो हमेशा ओवरलैपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ओवरलैपिंग कहलाती है। और ओवरलैपिंग केवल और केवल कहां होती है? कोवलेंट बॉन्ड्स में होती है। हाँ, ये अपन कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हुई है कि ये पूरी तरह कोवलेंट बॉन्ड हो। ठीक है, नहीं है? लेकिन हाँ, कोवलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और अगर 5, 7, 10% भी कोवलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए तो उसकी आयनिक नेचर क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। तो यहां पे दो चीज अपन को समझनी है। देखो, एक तो दो चीज समझनी है, एक तो अबाउट कैटायन और एक अबाउट एनायन। एक तो कैटायन के बारे में, एक एनायन के बारे में। ठीक है, अब करता रहता कैटायन है और जिसमें चेंजेस होएगा वो एनायन है। तो यहां पे एक वर्ड आता है पोलराइजिंग पावर। ठीक है, और ये है पोलराइजिबिलिटी एक वर्ड ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि टेंडेंसी टू डिस्टोर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, यानी कि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करने की टेंडेंसी पोलराइजिंग पावर कहलाती है। ठीक है नहीं है? और ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, खुद के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट होने देने की क्षमता। क्या है ये? होने देने की क्षमता। भाई, खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना डिस्टोर्ट हो सकता है। ठीक है नहीं है? तो इसको कैपेबिलिटी बोलेंगे अपन, कैपेबिलिटी टू डिस्टोर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ इटसेल्फ, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड इटसेल्फ एनायन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि खुद के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट होने देना वो पोलराइजिबिलिटी कहलाता है, और दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करना वो पोलराइजिंग पावर कहलाती है। अब दो चीजें ही हैं जो अपनी इनके ऊपर चलेगी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कैटायन की। तो ध्यान रखना, पहला जो फैक्टर आएगा वो आएगा साइज ऑफ कैटायन। ठीक है,
साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, आपको यह ध्यान रहना चाहिए कि जो छोटा कैटायन होएगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? वो अंदर तक पेनिट्रेट होएगा और दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, अब ये क्यों बोलते हैं साइज क्यों है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ध्यान रखना, एक चीज बता दूंगा आपको कि कैटायन जितना छोटा होगा उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टोर्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी। वो दूसरे को डिस्टोर्ट करेगा, खुद का डिस्टोर्शन रोकेगा। दूसरा जो होता है वो चार्ज ऑन कैटायन है। चार्ज ऑन कैटायन, तो कैटायन पर चार्ज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। ध्यान रखना ये चीज, अगर पोलराइजिंग पावर जो है वो चार्ज पर डिपेंड कर रही है, अगर चार्ज ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। तीसरा जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ एनायन। तो ध्यान रखना कि एनायन की साइज बड़ी होने पर पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन वो ज्यादा होगी। ठीक है। फोर्थ फैक्टर है चार्ज ऑन एनायन, तो ये भी प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। यानी कुल मिला के बात यह है कि साइज अगर एनायन की ज्यादा है तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, चार्ज भी ज्यादा है तो भी पोलराइजेशन ज्यादा होगा, यानी उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डिस्टोर्ट होगा। अब जो है नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं अपन, वो क्या है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, तो ध्यान रखना यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो सूडो इनर्ट होता है, एक होता है इनर्ट। ठीक है। इनर्ट में जो होते हैं आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सूडो इनर्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन वाला डिस्टोर्शन ज्यादा करेगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हो गया जैसे Ag प्लस है, Cu प्लस है, ये कितने रखते हैं बेटा, प्लस, ओनली प्लस चार्ज है ना। ये कितने रहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। सोडियम है, पोटेशियम है, इनके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पोलराइजिंग पावर इनकी ज्यादा होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब जो है वो एक चीज समझनी है अपन को, सीक्वेंस जो है वो जरूरी है, सीक्वेंस सीखनी है। वो सीक्वेंस क्या है वो देखो, देखना सीक्वेंस क्या है कि अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी, तो आपको ध्यान रखना है पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा। डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन वो ज्यादा होगा। ये सीरीज को पकड़ के रखना पूरी को, है ना। जब डिस्टोर्शन ज्यादा होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वो भी ज्यादा होगी। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जब ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना, तो आपको अच्छी तरह पता है कि कोवलेंट करेक्टर वो बढ़ेंगे और आयनिक करेक्टर क्या होंगे बेटा, आयनिक करेक्टर वो क्या होंगे बेटा, वो डिक्रीज होंगे। ये सीरीज को ध्यान रखना, थोड़ी सी सीरीज को पकड़ के रखना। अब दूसरी बात कर लेते हैं अपन, अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, ये किसकी थी बेटा, ऑफ कैटायन। तो अगर एनायन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो ये सारे फिनोमिना ही देखे जाएंगे। ठीक है, सेम चीज आएगी। तो दोनों चीजें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब देखो फजान रूल की एप्लीकेशन अपन देख लेते हैं, फजान रूल की क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो अपने पास मेल्टिंग पॉइंट की है, कि मेल्टिंग पॉइंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, तो मैं आपको बता चुका हूं मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो आयनिक के ज्यादा होते हैं, किससे, कोवलेंट से। ठीक है। तो अब देखते हैं अपन, देखिए आप मेल्टिंग पॉइंट को, जैसे मान लीजिए कि BeCl2 है, MgCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड है और BaCl2 है, ये कंपाउंड है। अब इधर से इधर देखोगे एनायन कांस्टेंट है बेटा, क्या कांस्टेंट है, एनायन कांस्टेंट है। कैटायन की साइज आप चेक करोगे तो साइज डाउन द ग्रुप आप जानने पर बढ़ती है, तो साइज इंक्रीज हो रही है, साइज ऑफ कैटायन जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रही है तो देखो आप
पीपी जो है पोलराइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी तो देखो यहां पे क्या लिखवाया था मैंने, पोलराइजिंग पावर अगर इंक्रीज होती है तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ते हैं और आयनिक करेक्टर डिक्रीज होते हैं, जबकि पोलराइजिंग पावर अगर कम होगी तो कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज होंगे और आयनिक करेक्टर क्या होंगे आपके इंक्रीज होंगे। तो इधर से इधर चलने पर कोवेलेंट करेक्टर जो है वो तो हो रहे हैं डिक्रीज, ठीक है कि नहीं, और आयनिक करेक्टर हो रहे हैं, आयनिक करेक्टर जो हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो ये आएगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा आपका इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो मेल्टिंग पॉइंट का एग्जांपल है वो NaCl से चेक कर लो, MgCl2 से चेक कर लो, AlCl3 से चेक करो और SnCl4 से चेक कर लो। सेम ऐसे की ऐसे इधर से इधर चलने पर Mp डिक्रीज होगा। क्यों होगा ये खुद आप देखना, खुद चेक करना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अपन चेक करेंगे बेटा, वो इसमें चेक करेंगे मेल्टिंग पॉइंट CaF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2। तो यहां पे जो ध्यान रखना साइज ऑफ एनायन है, साइज ऑफ एनायन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ एनायन जो है वो क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। जब साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होता है तो पीपी क्या होगा बेटा, पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज होगी, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो जब पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज होगी आपको अच्छी तरह पता है, तो इसके अंदर कौन से करेक्टर आएंगे, कौन से करेक्टर आएंगे भाई, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके बताइए मेरे को तुरंत कि क्या होने वाला है यहाँ पे। तो देखिए इधर जब पोलराइजेबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कम होगा। सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है साइज ऑफ एनायन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टोर्शन बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टोर्शन बढ़ता है तो क्या होगा, यहां पे आयनिक कोवेलेंट करेक्टर आपके इंक्रीज होंगे, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होंगे और आयनिक करेक्टर जो हैं आपके वो डिक्रीज होगी। क्लियर है। तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होएगा। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन चेक कर लेंगे, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। एक तो AgI चेक कीजिए, एक NaI चेक कीजिए और एक चेक कीजिए CuCl और एक NaCl। आपको बताना है कि इन दोनों में से और इन दोनों में से ज्यादा कोवेलेंट कौन है। ऑब्वियसली ये ज्यादा कोवेलेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट अपन चेक करेंगे वो कंडक्टिविटी चेक करते हैं अपन, कंडक्टिविटीज क्या कैसे लिखेंगे यार कंडक्टिविटीज। तो कंडक्टिविटीज अपन चेक करेंगे तो अपन को पता है कि जहां पे आयनिक करेक्टर ज्यादा होंगे वहां पे कंडक्टिविटीज ज्यादा होगी। तो LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CgM क्लोराइड की बात कर लेते हैं। तो इधर से इधर चलने पर जो है आपको अच्छी तरह पता है साइज बढ़ रही है कैटायन की, तो PP पोलराइजिंग पावर कम होगी, कोवेलेंट करेक्टर भी आपके कम होंगे और आयनिक बढ़ेंगे। जब आयनिक बढ़ेंगे तो आपको पता है आयनिक करेक्टर जिसमें ज्यादा होंगे उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट अपन चलेंगे वो चलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर, या एसिडिटी बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। इधर देखना, आप समझना इधर कि एक थ्योरी है उसका नाम है लक्स फ्लड थ्योरी। नाम सुना होगा आपने, लक्स फ्लड थ्योरी। कैसे लिखते हैं यार, मैं ऐसे लिख, लक्स फ्लड थ्योरी है ना, लक्स फ्लड थ्योरी। वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि ऑक्साइड आयन, यानी कि ये वाला ऑक्साइड आयन डोनर जो होगा वो बेस होगा और O-2 असप्टर वो एसिड होगा। आप समझना इधर आप। अब आयन डोनेट कौन करेगा ये बताओ, जो आयनिक होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली दूसरे वाला क्या हो गया आपका, कोवेलेंट हो गया।
तो इसका मतलब जिसमें कोवलेंट नेचर ज्यादा है उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, यानी उसमें एसिडिक फिनोमिना ज्यादा होगा, और जिसकी आयनिक नेचर होगी उसकी क्या होगी बेटा, बेसिक नेचर ज्यादा होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा। ये क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को तुरंत बता दीजिए कि सर ये क्लियर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखो इधर। तो लेंथेनम की जो ऑक्साइड है La2O3 Ce2O3, और ये ल्यूटेशियम तक जाता है, ल्यूटेशियम 2O3। आपको अच्छी तरह पता है कि साइज, यहाँ पे साइज ऑफ कैटायन जो है वो डिक्रीज होती है। साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होगी, तो साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होने पर पीपी यानी पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होती है। पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होने पर कोवलेंट करेक्टर जो है आपके इंक्रीज होंगे, और आयनिक करेक्टर क्या होंगे, आयनिक करेक्टर डिक्रीज होंगे। तो इसका मतलब इधर से इधर चलने पर आपकी बेसिसिटी वो डिक्रीज होगी आयनिक करेक्टर के साथ, और एसिडिटी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये फिनोमिना लेंथेनम के हाइड्रोक्साइड में अपन को देखने को मिलता है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है मोस्ट एसिड और मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड पूछ लेता है लेंथेनाइड्स वगैरह के, तो आप जवाब देने लायक रहें, इसके लिए आपको फजान रूल आना जरूरी है। और भी एग्जांपल्स देखेंगे अपन, वो आपके सामने है, देखिए। तो ये लेंथेनम हाइड्रोक्साइड आ गया, ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इधर से इधर साइज बढ़ेगी, तो इधर से इधर आपकी बेसिक नेचर क्या होगी, आपकी बेसिक नेचर जो है वो डिक्रीज होगी। क्लियर है? इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, ये और ये। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, Fe2O3 और FeO3। अगर बात करें इनमें से, तो इनमें से बेसिक कौन सा है, एसिडिक कौन सा है? तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +3 है, और यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप +6 का मतलब हो गया कि चार्ज ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा आएंगे, और जहां पे कोवलेंट करेक्टर आ गए वहां पे आपकी जो वो एसिड कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, और ये एम्फो कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? एम्फोटेरिक। इसी प्रकार से आप क्रोमियम ऑक्साइड के दे सकते हो, CrO2O3, ठीक है, और CrO3। सेम ऐसे ही आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसे ही टाइटेनियम का दे सकते हो आप, TiO2O3 और TiO4। ठीक है, जवाब दे सकते हो कि कौन सा ऑक्साइड क्या होगा आपका, एसिडिक होगा, कौन सा आपका। ठीक है, लास्ट जो है वो अपन चलते हैं, लास्ट जो चलते हैं वो सोल्यूबिलिटी के ऊपर चलते हैं। सोल्यूबिलिटी इन पोलर सोलवेंट, अब आपको अच्छी तरह पता है कि जो आयनिक होगा वो जो आयनिक होगा बेटा, वो ज्यादा सोल्यूबल होगा किसमें, पोलर सोलवेंट में। ठीक है कि नहीं है? जो आयनिक होगा वो क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा पोलर सोलवेंट में। और सोल्यूबिलिटी जो है वो सोल्वेशन एनर्जी के ऊपर चलती है। पता है आपको किसके ऊपर चलती है? सोल्वेशन एनर्जी के ऊपर। तो फिर एक काम करते हैं, इस कंसेप्ट को यहीं ड्रॉप कर देते हैं। पहले सोल्वेशन एनर्जी को अपन कंसिडर करेंगे, उसके बाद में सोल्यूबिलिटी देखेंगे, लेकिन वहां पे अपन को फजान रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आ रहे हैं, वो है लेटिस एनर्जी। क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है लेटिस एनर्जी से ना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, लेटिस एनर्जी के बारे में देखते हैं। लेटिस एनर्जी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान रखिए कि आज जो है रात को 8 बजे आपका जो काइनेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक 15 से 20 मिनट का वीडियो आएगा, उसको लाइव देखना है आपको। क्लियर है? और रात को 9 बजे एक रिएजेंट मैंने आपके लिए तैयार किया है, MCPBA। उसकी जितनी भी रिएक्शंस है वो सारी मैं यहाँ पे कंसीडर कर दूंगा रात को 9 बजे, वो देखना। तो 8:30 से आपकी क्लास हो जाएगी, जो लगभग 10 बजे तक चलेगी। उसको फुल एंजॉय करना, फुल एंटरटेन करना। ठीक है कि नहीं है? तो इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं रात को 8:30 और उसके बाद 9 बजे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।